तो ये कहानी है राजीव नाम के एक युवक की। राजीव की उम्र तकरीबन 17 या 18 साल की होगी। वो कॉलेज में पढ़ता था और वो अपने गांव से शहर की ओर कॉलेज के लिए ट्रेन से अप डाउन करता था। वो बड़ा ही भोला भाला लड़का था और अभी इतनी दुनियादारी नहीं जानता था। आज राजीव की शाम की ट्रेन लेट हो चुकी थी, जिससे कि वो अपने गांव को लौटता। शाम के तकरीबन 6 बजे उसकी ट्रेन आई। वो ट्रेन में बैठा और कुछ ही समय बाद ट्रेन चलने भी लगी और चलते चलते ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप आया। उस नेक्स्ट स्टॉप पर ट्रेन रुकी और वहाँ से एक वृद्ध व्यक्ति चढ़ा। वो वृद्ध व्यक्ति राजीव की सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। तभी डिब्बा एकदम खाली था। राजीव को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन नादान होने के कारण उसने ज़्यादा सोचना बेहतर नहीं समझा। दरअसल राजीव का नया नया एडमिशन हुआ था और वो पहली बार ही ट्रेन में सफ़र कर रहा था, इसीलिए उसे इतनी जानकारी भी नहीं थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने राजीव से बात करना शुरू कर दिया और बात करते करते वो उसके बिल्कुल ही क्लोज़ हो गया। यहाँ तक कि उसके गांव के बारे में भी उसने जानकारी लेना शुरू कर दिया और राजीव को कुछ खाने को दिया और कहा कि ये लो, ये हमारे गांव के मंदिर का प्रसाद है। राजीव कुछ कह ना सका। उसे एकदम तो ऐसा लगा कि उसे ये प्रसाद नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था, इसीलिए उसने प्रसाद ले ही लिया और खा लिया। कुछ टाइम बाद राजीव का गांव आ गया और वो सुनसान रास्ते से अपने गांव की तरफ जा रहा है। गाँव में ज़्यादा रिक्शा ऑटो नहीं चलते हैं, इसीलिए वो पैदल ही जा रहा था। कुछ टाइम बाद उसका घर आ गया। घर पर आने के बाद उसने खाना वाना खाया और सीधा सो गया। रात के तकरीबन 12 बजे होंगे। राजीव के पिता आदर्श की नींद नहीं लग रही थी, इसीलिए वो उठकर छत पर गए और कुछ टाइम तक वहीं पर घूमा। तकरीबन 1 बजे होंगे। वो नीचे लौट कर आए और जब वो अपने रूम की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें राजीव के कमरे से कुछ फुसफुसाने जैसी आवाज़ें आने लगीं और धीरे धीरे करके वो आवाज़ें बहुत तेज़ होने लगीं। आदर्श ने गेट खोला तो सामने देखा कि राजीव के कमरे में कोई भी नहीं था। आदर्श बड़े अचंभे में था। उसने सोचा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। आदर्श ने सोचा शायद राजीव वॉशरूम गया है और मुझे भी अपने कमरे में चलना चाहिए। कुछ टाइम बाद आदर्श को ये ख्याल आया कि वो अपना मोबाइल छत पर छोड़ आया है। वो छत पर गया और सामने देखा कि राजीव आदर्श को पीठ देकर खड़ा हुआ है और गांव की तरफ देख रहा है। आदर्श बड़े अचंभे में था। उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है, राजीव तो छत पर आया ही नहीं था और तो और मैं भी अभी छत से नीचे गया हूँ, मुझे तो दिखना चाहिए। इतना सोचते हुए आदर्श राजीव की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही राजीव के पास गया, उसे ऐसा लगा कि उसे किसी ने पीछे से आवाज़ दी है। वो पीछे मुड़ा तो पीछे कोई भी नहीं था और जब आदर्श सामने की तरफ मुड़ा तो सामने राजीव भी नहीं था। आदर्श बड़े ही अचंभे में था। उसे इतना तो पक्का था कि ये उसका वहम नहीं है। आदर्श सीधा नीचे गया और राजीव के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने राजीव लेटा हुआ था। आदर्श चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। तभी उसकी नज़र राजीव की टेबल पर पड़ी। उस टेबल पर आदर्श का मोबाइल रखा था, जिसे वो छत पर भूल गया था और इस बार भी वो लाना भूल चुका था। आदर्श बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे में गया और रात भर यही सोचता रहा कि ये उसके साथ क्या हुआ है। अगला दिन हुआ। सभी लोग जाग चुके थे सिवाय राजीव के। आदर्श ने रात की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। राजीव की माँ बहुत डर चुकी थीं
और उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें किसी बाबा से संपर्क करना चाहिए। लेकिन आदर्श ने कहा, शायद ये मेरा रात का वहम भी हो सकता है, इसीलिए हमें अभी कुछ नहीं करना चाहिए। आदर्श राजीव को जगाने के लिए उसके कमरे में गया तो आदर्श ने सामने देखा कि राजीव बेशुद्ध अवस्था में ज़मीन पर डला हुआ है। उसके सारे शरीर पर खरोंच के निशान थे। आदर्श ने अपनी पत्नी को चिल्लाया और वे लोग राजीव को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मलहम दी और कुछ दवाइयाँ भी दीं। शाम के समय वे लोग राजीव को घर पर ले आए और राजीव को आराम करने दिया। लेकिन ये दोनों रात भर उसी के बारे में चर्चा करते रहे कि राजीव के साथ ये हुआ कैसे था। और ऐसे ही कुछ बात करने के बाद ये दोनों भी सोने के लिए चले गए। अगले दिन से आदर्श किसी बाबा की तलाश करने लगा कि उसे कहीं ना कहीं से ऐसा बाबा मिल जाए जो इन सब चीज़ों में माहिर हो, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसे बाबा तो कहीं पर भी नहीं मिलते। आदर्श दिन भर किसी अच्छे से बाबा को ढूंढता रहा और जब वो घर पर आया तो उसने अपनी पत्नी से राजीव के बारे में पूछा। उसकी पत्नी ने कहा कि राजीव सुबह से नहीं उठा है, वो शाम का खाना खाने के बाद फिर से सो गया और वे दोनों सोने के लिए चले गए। आज रात को भी आदर्श की अच्छे से नींद नहीं लग रही थी। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई जो कि राजीव के कमरे से आ रही थी। वो राजीव के कमरे में गया तो सामने राजीव था ही नहीं। वो सीधा छत पर गया तो छत पर भी राजीव नहीं था। वो टेंशन में आ गया और फिर से वो नीचे आया तो राजीव के कमरे से कुछ फुसफुसाने जैसी आवाज़ें आ रही थीं। उसने जैसे ही राजीव के कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि राजीव अपने बिस्तर पर सोया हुआ है और राजीव के बगल वाली टेबल पर आदर्श का मोबाइल रखा हुआ है, जो कुछ समय पहले आदर्श के पास ही था और इस बार वो मोबाइल फूटा हुआ है। आदर्श ये सब देखकर घबरा चुका था और वो बिना कुछ किए अपने कमरे में चला गया। अगला दिन हुआ। इस बार राजीव की कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, लेकिन आदर्श कर भी क्या सकता था। तकरीबन 4 दिन बाद उसे एक अच्छा बाबा मिल ही गया जो इन सब चीज़ों में माहिर था। उसने शाम को ही बाबा को बुलाया। बाबा ने राजीव को देखा और कुछ मंत्र सा पढ़ा और वे लोग बाहर आकर बैठ गए। बाबा ने सारी बात बताई कि राजीव के साथ क्या हुआ था और बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि अमावस्या की रात को राजीव खुद उठकर उस बाबा के पास चला जाता, क्योंकि राजीव पूरे तरीके से उस बाबा के वश में हो चुका था और वो बाबा कुछ नहीं चाहता था, वो बस राजीव की बलि चाहता था। इसीलिए तो राजीव की हालत और भी ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। बाबा ने कहा कि कल ही अमावस्या की रात है, मैं कल शाम को आऊँगा। और बाबा ने तो ये भी कहा कि दिन भर राजीव को वो घर से बाहर ना निकलने दे। अगली शाम को बाबा आदर्श के घर पर आए। बाबा ने कहा कि राजीव को बुला लाओ। आदर्श राजीव के कमरे की तरफ गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, राजीव का दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि राजीव ने दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखा था। आदर्श ने सारी बात बाबा से बताई। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, हम उसके कमरे के बाहर जाकर ही सारी विधि पूरी कर लेंगे। बाबा उसके कमरे के बाहर गए और दरवाजे पर एक लाल धागा बांध दिया और सारे घर की खिड़की दरवाजे बंद भी करवा दिए। बाबा ने वहीं पर बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक खिड़की खुली, जिसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सभी का ध्यान उसी पर चला गया, लेकिन बाबा मंत्र पढ़े ही जा रहे थे। खिड़की के खुलने के बाद वहाँ से एक परछाई सी दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई खिड़की के पास हो और वो धीरे धीरे
ठीक खिड़की के सामने ही आता जा रहा था। वो ठीक खिड़की के सामने आ चुकी थी। वो एक डरावनी शक्ल वाली आत्मा थी। उसके बाल बहुत तेज तेज लहरा रहे थे और कुछ टाइम बाद वो वहाँ से चली गई। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अभी भी वहीं पर खड़ी हो। कारण ये था कि खिड़की के ठीक बगल में एक परछाई दिखाई दे रही थी, जो कि उस आत्मा के होने की मौजूदगी को दर्शा रही थी। आदर्श डरते हुए उठा और खिड़की की तरफ बढ़ा कि वो खिड़की को बंद कर दे, लेकिन बाबा ने कहा वहाँ पर मत जाओ, वरना हाल बहुत बुरा भी हो सकता है। आदर्श जैसे कि तैसा आकर बैठ गया। आदर्श को बहुत तेज प्यास लग रही थी। वो उठा और किचन की तरफ जाने लगा। बाबा ने कहा सावधान रहना। वो डरते हुए किचन की तरफ गया। उसने पानी पिया और लौटने लगा तो उसे सामने वही चुड़ैल दिखी। आदर्श पूरी तरीके से कांप चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो अभी ये मेरे प्राण ले ले। लेकिन बाबा के जोर जोर से मंत्र पढ़ने के कारण वो वहाँ से भी गायब हो गई। आदर्श चुपचाप जाकर बैठ गया। बहुत टाइम तक मंत्र पढ़ने के बाद बाबा थक चुके थे और वो शांत होकर बैठ गए। तभी खिड़की और दरवाजे भी बहुत जोर जोर से खड़खड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कुछ ही समय में टूट जाएंगे। दरवाजा खोल। बाबा ने फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। रात भर ऐसा ही चलता रहा और सुबह के समय तकरीबन 5 बजे बाबा ने कहा कि अब चिंता की कोई भी बात नहीं है। समय अवधि रात तक की थी और हमने उसे यहाँ पर रोक लिया। उसी दिन बाबा ने एक छोटा सा हवन किया और कहा कि जाओ, अब कोई चिंता की बात नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।